बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इससे पहले आप इस कहानी की 111 हिस्सा सुन चुके हैं और अब किस नंबर 112 मुलाहिजा फरमाएं। शारिक के होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। इसने हाथ जेब से निकाल लिया और फिर इन दोनों के हाथ मिलाने में बड़ी गर्मजोशी देखने में आई। मुझे यकीन नहीं आता कि तुम जैसा स्मार्ट और मुहज़्ज़ब तालीम याफ्ता नौजवान इस किस्म की नापसंदीदा सरगर्मियों में मुलव्वस हो सकता है। एसपी अली इसे ऊपर से नीचे तक देखने लगा। शारिक के होंठों की मुस्कुराहट गहरी हो गई। यहाँ आने से पहले इसने पौन घंटा तैयारी में लगाया था। कई दिन का बड़ा हुआ शेव बनाने के अलावा बाल भी बड़े सलीके से बनाए थे। स्टोन वाइट जीन्स और डेनिम के हल्के ब्लू रंग की शर्ट में वो खासा स्मार्ट लग रहा था। नापसंदीदा सरगर्मियां? शारिक मुस्कुराते हुए बोला, आपने बहुत खूबसूरत अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। हालांकि आपके महकमे के लोग तो मुझे गुंडा, कातिल, लुटेरा, दरिंदा, बेड़ियां और न जाने क्या क्या कहते हैं। और हकीकत यह है कि वो एक लम्हे को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगा, मुझे मुजरिम बनाने में आप ही के महकमे के लोगों का हाथ है। अगर शुरू में मेरी बात पर तवज्जो दी जाती, मुझ से हमदर्दी का इजहार किया जाता, तो आज शारिक कातिल, लुटेरा और स्मगलर ना होता। हो सकता है वो आपकी तरह किसी ऐसी सीट पर बैठा होता कि आप लोगों की खिदमत करता। लेकिन मुझे सब मालूम है। एसपी अल्ताफ अली ने उसकी बात काट दी। मुझे तुम्हारी पूरी हिस्ट्री का इल्म है। एक एक बात जानता हूँ तुम्हारे बारे में, और मुझे अफसोस है कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ हुआ। इससे पहले मैंने सिर्फ तुम्हारी तस्वीर देखी थी। आज तुमसे पहली मुलाकात हुई है और चंद जुमलों के तबादले से अंदाजा हो चुका है कि तुम्हारे अंदर एक अच्छा आदमी छुपा हुआ है। मैंने अपने अंदर के उस अच्छे आदमी को कभी भी मरने नहीं दिया, शारिक ने जवाब दिया। अगर मेरे अंदर का वो अच्छा आदमी मर चुका होता तो आज शारिक एक बहुत तूफान बन चुका होता। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारे अंदर का वो अच्छा आदमी जिंदा रहे और एक रोज तुम्हें पिछाड़ दे, अल्ताफ अली ने कहा। फिर इधर उधर देखते हुए बोला, आओ वहां बैठकर बातें करते हैं। उस पुलिया पर आज तो हवा भी बहुत खुशगवार चल रही है। चंद गज आगे सड़क के नीचे से एक छोटा सा नाला गुजरता था। यह नाला बरसाती पानी के खराज के लिए बनाया गया था, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था। बारिश में नाला तो क्या, सड़क भी पानी में डूब जाती थी। 2 दिन पहले जब तेज बारिश हुई थी तो यही सूरत हाल थी। वो पुलिया की मुंडीर पर बैठ गए। शारिक इधर उधर देखने लगा। बाईं तरफ बतदरीज बुलंदी की तरफ जाती हुई ये सड़क शाही कले की मरकजी दीवार तक चली गई थी। शाही कले की फसील उस पुलिया से चंद गज के फासले पर थी। सड़क की दूसरी तरफ रंजीत सिंह की समाधि थी और जिस जगह ये सड़क मेन रोड से मिलती थी उसके दूसरी तरफ इकबाल पार्क था, जिसके बस्ट में मीनारे पाकिस्तान नजर आ रहा था। रात 8-9 बजे तक कले वाली सड़क पर रौनक रहती, लेकिन इस वक्त इस सड़क पर सन्नाटा था। इसमें शुबा नहीं कि जब तक मैंने तुम्हें नहीं देखा था उस वक्त तक मैं भी तुम्हें खूनख्वार भेड़िया ही समझता था, अल्ताफ अली उसकी तरफ देखते हुए कह रहा था। लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि एक अच्छा आदमी बल्कि बहुत अच्छा इंसान जाया हो रहा है। इस वक्त तुम जो कुछ भी कर रहे हो उसे मैं कानून से ताउन ही कहूंगा। तुम एक बुराई को खत्म करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन इस तरह तुम्हारे जराइम में भी इजाफा हो रहा है। तुम अपने लिए भी मुश्किलात पैदा करते जा रहे हो, और वो लड़की समीना, वो तुम्हारे साथ मिलकर जो कुछ कर रही है ये काबिल तारीफ है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि ये तरीका गलत है। तो फिर सही तरीका क्या है? शारिक ने पूछा। अपने आप को कानून के हवाले कर दो, अल्ताफ अली ने कहा। मुझे कानून ने बिगाड़ा है और मैं अपने आप को कानून के हवाले करने का कोई इरादा नहीं रखता, शारिक ने कहा। इसके अलावा हम बात यह है कि कानून की हिरासत में आने के बाद कानून की कोई मदद नहीं ले सकूंगा। इस वक्त मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ आजाद रहकर ही कर रहा हूँ। अगर मैं सलाखों के पीछे हो गया तो कुछ नहीं कर सकूंगा। मैं समझा नहीं, अल्ताफ अली बोला। ये तो आप जानते हैं कि मैं पहले हाजी का दायां हाथ समझा जाता था। उस वक्त मुझे हाजी के कुछ अड्डों का इल्म था, लेकिन जब से हमें दुश्मनी हुई है उसने बहुत से अड्डे तब्दील कर दिए हैं। अपने जराए से उन अड्डों का पता लगाकर उन्हें तबाह कर रहा हूँ। हीरोइन के कुछ अड्डे तो मैंने तबाह कर दिए हैं, कुछ अभी बाकी हैं, उनका भी जल्दी सुराग लगा लूंगा। लेकिन आज असले के जिस अड्डे का पता चला उसे तबाह करके आसपास की आबादी को खतरे में नहीं डालना चाहता, इसलिए मैंने आपको इतला दी थी ताकि रेड करके उस असले के जखीरे को सरकारी तहवील में ले लिया जाए। और मैं एक बात और भी बता देना चाहता हूँ। शारिक चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए बोला, आप ये मत समझिएगा कि मैं ये सब कुछ सिर्फ कानून से ताउन के लिए कर रहा हूँ। हाजी के खिलाफ इस कार्रवाई में मेरे इंतकाम का जज्बा भी शामिल है। मैं पाकिस्तान से बाहर था। मेरी अदम मौजूदगी में हाजी ने मेरी माँ और बहन की तौहीन की थी, उन्हें जलील करके कोठी से निकाल दिया था। मुल्क से बाहर मुझे हाजी ही ने एक साजिश के तहत भेजा था। उसका ख्याल था कि मुझे अफगानिस्तान में मौत के घाट उतार दिया जाएगा और इस तरह उसका रास्ता साफ हो जाएगा। लेकिन सब कुछ उसकी तवक्को के बरक्स हुआ। मैं उस वक्त तक उसका पीछा नहीं छोड़ूंगा जब तक वो मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हो जाता। लेकिन मैंने तो सुना है कि मरियम नाम की वो औरत तुम्हारी माँ नहीं है, अल्ताफ अली ने कहा। यह दुरुस्त है कि मैंने उसकी कोख से जन्म नहीं लिया, लेकिन औलाद को जन्म देने वाली औरत ही तो माँ नहीं होती, शारिक ने कहा। मरियम ने मुझे जन्म नहीं दिया, लेकिन उसने मुझे माँ की तरह प्यार दिया। उससे मुझे भरपूर ममता मिली। उसने मेरे लिए वो कुछ किया जो कोई सगी औरत औलाद के लिए भी नहीं कर सकती। अगर औलाद के लिए खुदा के अलावा किसी और को सजदा करने का हुक्म होता तो मैं उस औरत को सजदा करता।
जिसने मुझे औलाद से बढ़कर प्यार दिया, मैं उसकी तौहीन कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ? इसका मतलब ये है कि तुम ये सारी कार्रवाइयां हाजी से जाती इंतकाम के लिए कर रहे हो? अल्ताफ अली ने कहा। नहीं, शारिक ने नफी में सारी लाया। जब मैं अफगानिस्तान में था तो उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ बहुत बुरा कर रहा हूँ। मैंने उसी वक्त अहद किया था कि इरवन के जहर को फैलने से रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगा। मैंने अफगानिस्तान में भी इरवन की कई फैक्ट्रियां तबाह कर दी और यहाँ आकर भी बहुत कुछ किया। मुनशियात की स्मगलिंग के हवाले से हाजी इस मुल्क की सबसे बड़ी मछली है। मछली नहीं, उसे ड्रग्स काश्तपा कहना मुनासिब होगा। उसका बिजनेस पूरी दुनिया में फैला हुआ है। सबसे पहले मैंने उसका बंदोबस्त करने का फैसला किया। वो अलग बात है कि उसमें मेरे जाती इंतकाम का जज्बा भी शामिल हो गया और मैं ज्यादा संजीदगी से काम करने लगा। क्या तुम जानते हो कि तुम चारों तरफ से खतरात में घिरे हुए हो? अल्ताफ अली ने कहा। एक तरफ हाजी के आदमी पूरे शहर में शिकारी कुत्तों की तरह तुम्हारी बू सूंघते फिर रहे हैं और दूसरी तरफ पुलिस पूरी शिद्दत के साथ तुम्हारी तलाश में है। और कितनी हैरत की बात है कि इस वक्त मैं पुलिस के एक आला अफीसर के साथ बैठा आजादी से बातें कर रहा हूँ। शारिक ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने तुमसे वादा किया था कि आज तुमसे मुलाकात के लिए अकेला आऊंगा और किसी को मेरी और तुम्हारी मुलाकात का इल्म नहीं होगा। लेकिन वो चंद लम्हों को खामोश हुआ और शारिक की तरफ देखते हुए बोला, लेकिन हो सकता है कल को ये सूरत-ए-हाल ना हो। अगर आप जैसा जिम्मेदार अफीसर मुझे गिरफ्तार कर सके तो मुझे खुशी होगी। शारिक के होंठों की मुस्कुराहट गहरी होगी। मैं पुलिस के तमाम बड़े बड़े अफीसर से वाकिफ हूँ। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि कौन सा अफीसर जिम्मेदार और फर्ज शनास है और कौन राशि और बेजमीर है। मैंने बहुत सोच समझकर आपको फोन किया था। यह ऐसा मौका है कि आप जैसे रुतबे का अफीसर पलक झपकने की देर में करोड़पति बन सकता है, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप ऐसा नहीं करेंगे। मैंने बहुत सोच समझकर आपको इतला देने का फैसला किया था। मैं आपके कहने पर मुलाकात के लिए यहाँ इसलिए भी आ गया कि मुझे आपके वादे पर एतमाद था। मेरी गिरफ्तारी हर पुलिस वाले की सबसे बड़ी ख्वाहिश है। आपकी जगह कोई और होता तो मुझे घेरने का पूरा बंदोबस्त करके यहाँ आता, लेकिन उसकी हसरत कभी पूरी ना होती। ये तुम कैसे कह सकते हो कि मैं तुम्हारी गिरफ्तारी का बंदोबस्त करके नहीं आया? एसपी अल्ताफ अली ने मुस्कुराते हुए कहा। जिस तरह आपने मुझे मुहज्जब और शरीफ करार दिया था, उसी तरह मैं भी आपको बहुत मुहज्जब, शरीफ और काबिल एतमाद समझता हूँ, शारिक ने कहा और चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोला। वैसे मैं आपको बता दूं कि आप इस वक्त मेरे 2 आदमियों की जद पर हैं। मेरे ये 2 आदमी कम से कम 50 पुलिस वालों का मुकाबला कर सकते हैं। मुझे मालूम है तुम और तुम्हारे साथी बहुत बहादुर हैं, अल्ताफ अली ने कहा, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि तुम ये कांटों भरा रास्ता छोड़कर सीधे रास्ते पर आ जाओ। तुम मुझ पर एतमाद करके यहाँ आए हो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारा साथ देने की हर मुमकिन कोशिश करूंगा। अपने आप को रजाकाराना तौर पर कानून के हवाले कर दो। हो सकता है तुम्हारी सजा में कुछ नरमी बरती जाए। मुझ पर कई आदमियों के कत्ल का इल्जाम है, शारिक ने कहा। ये सिर्फ इल्जाम ही नहीं, वाकई बहुत से आदमी मेरे हाथों मारे जा चुके हैं। मेरे हाथ खून में इस तरह रंगे हुए हैं कि दुनिया का कोई भी साबुन उन धब्बों को साफ नहीं कर सकता। मैं किसी की गोली से मरना पसंद करूंगा, लेकिन मेरे कदम फांसी के तख्ते की तरफ नहीं जाएंगे। ये तो तुम्हारी अपनी सोच है, अल्ताफ अली बोला। मैं तुम्हारी बात बहुत ऊपर तक पहुंचाऊंगा। हाजी जैसे शख्स के खिलाफ तुम जिस तरह कानून से ताउन कर रहे हो, ये तुम्हारा बहुत बड़ा क्रेडिट है और तुम्हारा यही क्रेडिट तुम्हें बचा सकता है। ये महज कहने की बातें हैं, शारिक बोला। मैं कोई सियासतदान नहीं हूँ जिसके खिलाफ कत्ल और मुल्क से गद्दारी के मुकदमात भी वापस ले लिए जाएं। जिस रोज मैं पकड़ा गया, लोग मेरे लिए सरेआम फांसी से कम मुतालबा नहीं करेंगे। ऐसी बात नहीं है, अल्ताफ अली ने कहा। राय आमा तुम्हारे हक में है। लोग तुम्हें मजलूम और बेगुनाह समझते हैं। अवाम का दबाव बहुत अहमियत रखता है। सियासी मामलात में तो अवामी दबाव को कुछ अहमियत दी जा सकती है, लेकिन एक ऐसे शख्स के लिए जो मौत के सौदागर के नाम से मशहूर हो चुका हो, अवाम का दबाव कोई मानी नहीं रखता। अदालत कोई फैसला अवाम के दबाव के तहत नहीं, हकायक और शवायद की रोशनी में सुनाती है। नहीं अल्ताफ साहब, मैं आपका ये मशवरा नहीं मान सकता, शारिक कहते हुए उठकर खड़ा हो गया। फिर अल्ताफ अली की तरफ देखते हुए बोला, वो बात तो रह गई जिसके लिए हमारी ये मुलाकात हुई है। इस बात को मैं कैसे भूल सकता हूँ? अल्ताफ अली उठकर खड़ा हो गया। हाजी कसले का वो डिपो कहाँ है? वो सामने आप टिम्बर मार्केट देख रहे हैं? शारिक ने बूढ़ा रावी वाले चौक की तरफ इशारा किया। उस चौक के दूसरी तरफ सड़क पर बहुत लंबी चौड़ी टिम्बर मार्केट और उसके पीछे रिहायशी इलाका था। वो डिपो उस टिम्बर मार्केट में है। मैंने वो डिपो नहीं देखा, लेकिन मेरा आदमी उसकी निशानदेही कर सकता है। उस डिपो पर बहुत सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। आपको रेड करने में बहुत एहतियात से काम लेना होगा। छापामार पार्टी में पुलिस के जवानों को आखिर तक ये मालूम नहीं होना चाहिए कि उन्हें कहां ले जाया जा रहा है। मैं करीब तरीन पुलिस स्टेशन पर पहुंचते ही डीआईजी साहब से बात करता हूं, लेकिन अगर ये इतला गलत निकली तो? अल्ताफ अली ने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा। आपकी सुबकी होगी ना? शारिक उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। ऐसी सूरत में मैं अपने आप को अपने साथियों समेत आपके हवाले कर दूंगा और ये शारिक का वादा है। बहुत एतमाद है अपने ऊपर और अपने साथियों पर, अल्ताफ ने कहा। अपने आप पर और अपने साथियों पर एतमाद ही तो मुझे अब तक जिंदा रखे हुए है, शारिक ने जवाब दिया। तो फिर कब रेड कर रहे हैं आप? सुबह होने से पहले पहले, अल्ताफ अली बोला। लेकिन तुम्हारा आदमी कहाँ मिलेगा?
मैं अपना आदमी अभी आपके साथ भेज सकता हूँ, लेकिन उसकी आज़ादी और जिंदगी की जमानत आपको देनी होगी। शारिक बोला, अगर रेड के दौरान फायरिंग का तबादला हो गया और इत्तफाकिया किसी गोली का निशाना बन गया तो वो सुबह तुम्हारे पास पहुंच जाएगा, अल्ताफ अली ने कहा, और उसका पीछा करके उसका ठिकाना मालूम करने की कोशिश नहीं की जाएगी। शारिक ने उसके चेहरे पर नजरें जमा दी। यकीन करो, मैं तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं करूंगा, अल्ताफ अली ने कहा। तो फिर आप यहीं रुककर इंतजार करें, शारिक ने कहा, और अल्ताफ अली को वहीं छोड़कर सड़क पर उस तरफ चलने लगा जहां समीना और नौलखा की कार खड़ी थी। क्या हुआ, कोई गड़बड़? स्टीयरिंग के सामने बैठी हुई समीना ने उसके करीब पहुंचते ही पूछा। नहीं, कोई गड़बड़ नहीं, वो इसमें वादा अकेला ही आया है, शारिक ने खिड़की पर झुकते हुए जवाब दिया। मुझे आराम करने की कोशिश कर रहा था कि अगर मैं अपने आप को कानून के हवाले कर दूं तो मेरे साथ सजा में कुछ रियायत बरती जाएगी। फिर पिछली सीट पर बैठा हुआ नौलखा बोला, जाहिरा मैं उसका ये मशवरा तो नहीं मान सकता, शारिक ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन असले के गोदाम की निशानदेही के लिए तुम्हें उनके साथ जाना पड़ेगा नौलखे। मैंने एसपी अल्ताफ अली से जमानत ले ली है कि तुम्हें ना तो कोई नुकसान पहुंचाया जाए और ना ही वापसी पर तुम्हारा पीछा किया जाए। क्या ख्याल है? ये भी कोई पूछने की बात है शारिक बाबू? नौलखा दरवाजा खोलकर नीचे उतर आया। तुम कोई बात कहो, मैं इनकार कर दूं, ये कैसे हो सकता है? चलो मैं साथ चलने को तैयार हूँ, तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ, शारिक ने समीना से कहा और नौलखा को साथ लेकर अल्ताफ अली के पास आ गया। नौलखा इस वक्त भी मलंग के बेस में था। हरे रंग का चोगानुमा कुर्ता जो टखनों तक लंबा था, गले में रंग बिरंगे मोतियों की कई मालाएं थी, सर के बाल उलझे हुए और दोनों कलाइयों में स्टील के कड़े थे। जब वो दोनों हाथों को हरकत देता तो आहनी कड़े आपस में टकरा कर छिन छिना उठते। एसपी अल्ताफ अली चलने में गहरी नजरों से उसकी तरफ देखता रहा, फिर शारिक की तरफ रुक करके बोला, क्या यही शख्स हमारी रहनुमाई करेगा? हाँ, शारिक ने इस बात में सर हिलाया। और इसे सुबह सूरज तलू होने से पहले पहले इस तरह सिंगल पीस मेरे पास वापस जाना चाहिए, पहुंच जाना चाहिए। ऐसा ही होगा, अल्ताफ अली ने कहा। वो भी बातें कर रहे थे कि कार की हॉर्न की आवाज सुनकर शारिक ने उस तरफ देखा और चौंक गया। समीना की कार के करीब पुलिस की एक जीप खड़ी थी। सड़क पर से गुजरने वाली बसों के हेडलैम्प्स की रोशनी में 3-4 मुसल्ला पुलिस वाले भी कार को घेरे खड़े नजर आ रहे थे। शारिक का हाथ फौरन ही पतलून की जेब में पहुंच गया। नौलखे ने भी चोगे की साइड वाली जेब में हाथ डाल दिया। एसपी अल्ताफ अली ने बारी बारी उन दोनों की तरफ देखा, फिर बोला, कार में कौन है? मेरी दोस्त समीना। अगर कोई गड़बड़ हुई तो तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूंगा। उसका लहजा एकदम बदल गया। अल्ताफ अली ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, फिर बोला, मेरा ख्याल है वो कोई पेट्रोलिंग पार्टी है। अकेली औरत को कार में बैठे देखकर चेक करने के लिए रुक गए होंगे। परेशान मत हो, कोई गड़बड़ नहीं होगी, मेरे साथ आओ। वो तीनों तेज तेज कदम उठाते हुए कार की तरफ चलने लगे। शारिक अल्ताफ अली के पीछे था ताकि कोई गड़बड़ हो तो उसे पिस्तौल की जद में ले सके। उस पुलिस पार्टी का इंचार्ज एक सब इंस्पेक्टर था। उसने अपने एसपी को फौरन ही पहचान लिया और खट से सैल्यूट झाड़ दिया। एक एएसआई और 4 कांस्टेबलों ने भी एड़ियां बजा दी थी। क्या बात है अफीसर? एसपी अल्ताफ अली ने सवालिया निगाहों से सब इंस्पेक्टर की तरफ देखा। मशकूक नहीं है, हमारे साथ है, अल्ताफ अली ने कहा। तुम लोग जाओ, कोई ऐसी बात नहीं है। यस सर, सब इंस्पेक्टर बोला और बारी बारी नौलखा और शारिक की तरफ देखने लगा। शारिक को देखकर उसकी आंखों में उलझन सी तैर गई। तुम लोग थाने पहुंचकर मेरा इंतजार करो, मैं चंद मिनट में आ रहा हूं, अल्ताफ अली ने कहा। सब इंस्पेक्टर उसके मातहत उन्हें एड़ियां बजा दी और जीप में बैठ गए। दूसरे इले में जीप वहां से रवाना हो गई। अल्ताफ अली समीना की तरफ देख रहा था। समीना कार से उतर गई थी। उसने भी जीन्स और टी शर्ट पहन रखी थी। पहली बार तुम्हें देखा है, वो समीना के चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोला। मैं समझता था कि तुम बहुत खौफनाक किस्म की औरत होगी, लेकिन इस हुस्ने ज़न का शुक्रिया। समीना ने उसकी बात काट दी। आपने मुझे पहली बार देखा है, आइंदा में आपको नजर नहीं आऊंगी। क्या प्रोग्राम है शारिक? उसने आखिरी अल्फाज शारिक की तरफ देखकर कहे थे। हम चल रहे हैं, शारिक ने कहा और फिर अल्ताफ अली की तरफ मुड़कर बड़ी गर्मजोशी से उससे हाथ मिलाया और समीना के साथ कार में बैठ गया। समीना ने इंजन स्टार्ट किया और कार को एक जबरदस्त झटके से आगे बढ़ाकर यू टर्न लेते हुए उसकी रफ्तार बढ़ा दी। गंदे नाले से 3 लाशों की दरियाफ्त ने उस इलाके में सनसनी और खौफो इराज फैला दिया था। ये लाशें 10 से 12 साल की उम्र के 3-4 बच्चों ने दरियाफ्त की थी। ये बच्चे उस गंदे नाले की तरफ आबाद झुग्गियों में रिहाइश पजीर थे। 2-3 रोज पहले की शदीद बारिश से नाला पानी से भर गया था। बाद मुकामात पर तो पानी नाले के किनारों से भी बाहर बह निकला था, लेकिन उस मुकाम पर पानी नाले के अंदर अपनी हुदूद में रहकर बह रहा था। उस जगह नाले के दोनों तरफ की आबादियों को मिलाने के लिए एक पुल भी था, लेकिन ये पुल क़याम पाकिस्तान से पहले बना था और जगह जगह से टूट जाने के बायस बंद कर दिया गया था। उसकी मुरम्मत की बजाय उसे तकरीबन 500 गज नीचे की तरफ एक नया पुल बना दिया गया था और ट्रैफिक की आमदोरफ्त उसी नए पुल से थी। ये पुराना पुल अगरचे जगह जगह से टूट चुका था, लेकिन पैदल और साइकिल सवारों की आमदोरफ्त के लिए अब भी ज़ेरे इस्तेमाल था। झुग्गियों में रहने वाले 2 नंग धड़ंग बच्चे खेलते हुए पुल पर आ गए। उन सब के हाथों में लंबी लंबी छड़ियां थी और वो लोग पुल की शिकस्ता रेलिंग पर झुके उन छड़ियों से पानी में बहकर आने वाली चीजों को छेड़ रहे थे। नाले के गंदे पानी में जाड़, जिनकार और हर किस्म की चीजें बहकर आ रही थी।
ये पुल नीचे से 2 हिस्सों में तकसीम था। पानी ज्यादा होने की वजह से बह कर आने वाली झाड़ियां वगैरह पुल से अटक कर रह गई थी। पानी की खराज में तो कोई फर्क नहीं आया, लेकिन पानी की सतह पर झाड़ियां दूर तक जमा हो गई थी। एक 11 साल की उम्र का बच्चा रेलिंग पर झुका हाथ में पकड़ी हुई छड़ी से झाड़ियां हटाने की कोशिश कर रहा था। एक जगह से वो चंद झाड़ियां हटाने में कामयाब हो गया और फिर दूसरे ही लम्हे वो चौंक गया और गहरी नजरों से झाड़ियों में फंसी हुई उस चीज को देखने लगा जिसने उनकी तमाम तर तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करा ली थी। वो एक इंसानी पैर था जो टखने तक नजर आ रहा था। वो बच्चा रेलिंग पर कुछ और आगे झुककर झाड़ियों को हटाने लगा। उसकी ये कोशिश रायगान नहीं गई। झाड़ियां हटते ही पानी में डूबी हुई एक इंसानी लाश ऊपर आ गई। लाश को देखकर उस बच्चे के मुंह से बेइख्तियार चीख निकल गई। दूसरे बच्चे भी उससे कुछ फासले पर खड़े अपनी अपनी छड़ियों से पानी में बहकर आने वाली चीजों को इधर उधर कर रहे थे। चीख सुनकर वो अपने उस साथी की तरफ मुतवज्जो हो गए। लाश! वो बच्चा चीख रहा था, ये देखो लाश! लाश ऊंधी थी, उसका चेहरा पानी में डूबा हुआ था। बच्चे कुछ देर तक लाश को देखते रहे, फिर शोर मचाते हुए झुग्गियों की तरफ दौड़े। 5-6 झुग्गियां थी जिनमें मुसल्ली रिहाइश पजीर थे। ये लोग कागज, तिनकों और मिट्टी के खिलौने बनाकर शहर में बेचते थे। इस वक्त झुग्गियों में चंद औरतें और 2 मर्द थे। वो दोनों आदमी एक रोज पहले का तैयार किया वो माल बेचने के लिए जाने की तैयारी कर रहे थे, जबकि औरतें नया माल तैयार कर रही थी। बच्चों से नाले में लाश की इतला पाकर वो दोनों आदमी पुल की तरफ आ गए। वो 2 औरतें भी उनके पीछे चली आईं। उन्होंने भी लाशें देखी। थाने जाकर बता दो, पता नहीं कौन नसीबों मारा है, एक बूढ़ी औरत ने कहा। ऐसा ना हो पुलिस वाले हमें ही थाने में बिठा लें, एक आदमी ने कहा। तुम्हें क्यों बिठा लेंगे, कोई तुमने फेंकी है ये लाशें, बूढ़ी औरत ने कहा। जाओ तुम दोनों थाने चले जाओ। वो दोनों आदमी एक दूसरे से मशवरा करने लगे। उनमें एक नौजवान था और दूसरा अधेड़ उम्र, और फिर वो दोनों थाने की तरफ चल पड़े। वो पुलिस के साथ तकरीबन 1 घंटे बाद वापस आए थे। इसी दौरान पुल पर 10-12 आदमी जमा हो चुके थे और पहली लाश के साथ एक और लाश भी दरियाफ्त हो चुकी थी। पुलिस वालों ने उस मुसल्ली नौजवान को नाले में उतारा जो थाने इतला देने गया था। उसने पानी की सतह पर जमाशुदा झाड़ियों को हटाया तो उनमें छुपी हुई तीसरी लाश भी दरियाफ्त हो गई। बड़ी मुश्किल से उन तीनों लाशों को पानी से निकालकर पुल पर डाल दिया गया। वो मुसल्ली नौजवान गंदे पानी में तैरते हुए झाड़ियों को हटाता रहा, लेकिन कोई और लाश नहीं मिली। थाने से आने वाली पुलिस पार्टी 3 आदमियों पर मुश्तमिल थी, 2 कांस्टेबल और एक हेड कांस्टेबल। 3 लाशों की दरियाफ्त ने हेड कांस्टेबल का दिमाग घुमा दिया। उसने फौरन ही एक कांस्टेबल को थाने की तरफ दौड़ा दिया। गंदे नाले से लाशों की दरियाफ्त की खबर जंगल की आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई। लोग पुल के आसपास जमा होने लगे। दोनों पुलिस वाले लोगों को पुल से दूर रखने की कोशिश कर रहे थे। थोड़ी देर बाद एक सब इंस्पेक्टर मजीद पुलिस एहलकारों को लेकर पहुंच गया। सब इंस्पेक्टर उन लाशों का मुआयना करने लगा। तीनों लाशों पर ऐसे निशानात थे जैसे मरने से पहले उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया हो। तीनों के सरों पर गोलियों के निशान थे, जिससे ये अंदाजा लगाना दुश्वार नहीं था कि इन तीनों को तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद सरों में गोलियां मारकर हलाक किया गया था। इंस्पेक्टर को यह अंदाजा लगाने में भी दुश्वारी पेश नहीं आई कि ये लाशें चंद घंटों से ज्यादा पुरानी नहीं थी और इन्हें गुज़िश्ता रोज ही नाले में फेंका गया था। अगर लाशें ज्यादा पुरानी होती तो फूल कर खराब हो चुकी होती। इन तीनों के लिबास की तलाशी भी ली गई, लेकिन कोई ऐसी चीज बरामद नहीं हुई जिससे उनमें से किसी की शिनाख्त हो सकती। इब्तदाई कार्रवाई के बाद एम्बुलेंस मंगवाकर तीनों लाशों को पहले थाने और फिर हॉस्पिटल भिजवा दिया गया। लाशें उठवाए जाने के बाद भी लोग पुल के पास जमा होते रहे। इस खबर से पूरे इलाके में खौफ व इराज फैल गया। लोग इधर उधर टोलियों में खड़े अपने तौर पर तबसरे कर रहे थे। पुलिस स्टेशन पर SHO इंस्पेक्टर गुल मोहम्मद अपने सीनियर मातहतों से इस सूरत पर तबादला ख्याल कर रहा था और फिर उसने ये केस सब इंस्पेक्टर वहीद के हवाले कर दिया। तुम नाले के साथ साथ ऊपर तक का इलाका चेक करो। इन तीनों को तशद्दुद के बाद सरों में गोलियां मारकर हलाक किया गया है। हो सकता है ये लाशें कहीं और से लाकर नाले में फेंकी गई हों, लेकिन तुम्हें मालूम करना है कि इस इलाके में कहीं फायरिंग की आवाज तो नहीं सुनी गई। इंस्पेक्टर गुल मोहम्मद ने सब इंस्पेक्टर वहीद की तरफ देखते हुए कहा। यस सर, सब इंस्पेक्टर वहीद ने कहा और 2 मातहतों को लेकर तहकीकात के लिए रवाना हो गया। सबसे पहले वो उस पुल पर पहुंचा था जहां से लाशें दरियाफ्त हुई थी। झुग्गियों में रहने वालों को एक बार फिर बयानात के लिए और फिर सब इंस्पेक्टर वहीद दाएं किनारे पर बड़ी बड़ी कोठियों और नाले के दरमियान तंग सी जगह पर चलने लगा। तकरीबन निस्फ मील आगे उस नाले पर एक और पुल था। उस पुल में भी पानी बहकर आ रहा था, जहां बहने वाली झाड़ियां वगैरह जमा थी। सब इंस्पेक्टर वहीद कुछ देर खड़ा सोचता रहा, फिर इस नतीजे पर पहुंचा कि तीनों लाशें इस पुल से आगे किसी जगह नाले में फेंकी गई थी। अगर इस पुल से पीछे फेंकी गई होती तो आगे जाने की बजाय उसी जगह पर फंस जाती। सब इंस्पेक्टर ने सिरे वाली कोठी से मालूमात हासिल करना शुरू कर दी। वो 6 कोठियों का चेक कर चुका था। उन कोठियों के मकीनों में से किसी ने गुज़िश्ता रात फायरिंग की आवाज नहीं सुनी थी और ना ही किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी थी। इस वक्त वो 7वीं कोठी की बेल बजा रहा था। गेट के साथ प्लेट पर फारूक अहमद राजपूत लिखा हुआ था। उस कोठी का एक गेट मेन रोड की तरफ था और दूसरा उस गली में था जो नाले तक चली गई थी। उसके सामने वाली कोठी की सूरत हाल भी कुछ ऐसी ही थी।
उन बड़ी कोठियों के पिछवाड़े गंदे नाले की तरफ थे। पहली मर्तबा बेल बजाने पर कोई जवाब नहीं मिला तो उसने दूसरी मर्तबा बटन दबा दिया। उसके थोड़ी देर बाद बरामदे में एक हसीन औरत दिखाई दी। वो चंद लम्हे वहां खड़ी रही, फिर बरामदे से उतरकर भटकती हुई गेट की तरफ आ गई और जैली दरवाजा खोल दिया। बिस्मिल्लाह जी आया नो, वो सब इंस्पेक्टर की तरफ देखते हुए बोली। सब इंस्पेक्टर वहीद मुस्कुरा दिया। वो औरत नहीं थी, उसका ताल्लुक तीसरी जिन्स से था। वो परी चेहरा था। यहाँ फारूक साहब रहते हैं, क्या वो घर पर हैं? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, सब इंस्पेक्टर ने कहा। साहब तो घर पर नहीं है जी, मैं बेगम साहबा को भेजती हूँ, परी चेहरा ने कहा और जवाब का इंतजार किए बगैर अंदर चला गया। तकरीबन 3 मिनट बाद रोना बाहर आई। उसके चेहरे पर हल्का सा खौफ था। वो अपनी अंदरूनी कैफियत पर काबू पाने की भरपूर कोशिश कर रही थी। सब इंस्पेक्टर वहीद उससे सवालात करता रहा और रोना रुक रुक कर जवाब देती रही। उसके लहजे में हल्की सी कपकपाहट थी। इंस्पेक्टर वहीद तकरीबन 10 मिनट तक उससे सवालात करता रहा, फिर शुक्रिया अदा करके रुखसत हो गया। कुछ देर बाद वो आगे वाली कोठी की बेल बजा रहा था। हाजी अब्दुल्ला के गंदे नाले से लाशों की दरियाफ्त वाली खबर बम के धमाके से कम साबित नहीं हुई थी। यह खबर उसे सुबह 10 बजे के करीब मिली। दरअसल परी चेहरा घर का सौदा लेने के लिए मार्केट गया था। उसने ये खबर मार्केट ही में सुनी थी। उसकी फितरत में तजस्सुस था। तजस्सुस तीसरी जिन्स का खासा होता है। यह खबर सुनकर वो अपने आप को रोक नहीं सका था। वो एक आदमी के साथ बातें करता हुआ गंदे नाले के पुल पर पहुंच गया। पुल के आसपास बहुत रश था। पुलिस पहुंच चुकी थी और 2 पुलिस वाले लोगों को दूर रखने की कोशिश कर रहे थे। परी चेहरा लोगों को धक्के देता हुआ आगे बढ़ गया। एक पुलिस वाले ने उसे रोकना चाहा तो वो दांत निकालते हुए बोला, क्या है रे, अगर मैं वो लाश देख लूं तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? चल जा, जल्दी से देख कर आ जा। कांस्टेबल बोला, अगर हमारे इंचार्ज साहब ने देख लिया ना तो तुझे ही ले जाकर हवालात में बंद कर देगा। अरे वो मुझे क्या बंद करेगा, मैं ही उसे बंद कर दूंगी। परी चेहरा कूले मटकाता हुआ आगे बढ़ गया। तीनों लाशें पुल पर साथ साथ रखी हुई थी। एक कांस्टेबल भी करीब ही खड़ा था और लाशों को देखकर परी चेहरे का दिल यक बार गीत धड़क उठा था। उसने लाशों को पहचान लिया था। ये वही तीनों आदमी थे जिन्हें बारिश वाले रोज हाजी और उसके साथी रस्सियों से बांध कर लाए थे। हाय अल्लाह, वो सीने पर हाथ रखते हुए बोला, मर गए ये? क्या तुम समझते हो ये जिंदा हैं और यहाँ लेटे आराम कर रहे हैं? पुलिस कांस्टेबल ने उसे घूरा। जानते हो इन्हें कौन है ये? मुझे क्या मालूम ये कौन है? परी चेहरा इकला कर बोला, मुझे तो अफसोस हो रहा है कि ये मर गए। इंसान भी क्या है, पानी का बुलबुला। अच्छा बातें ना बना और भाग जा यहाँ से, कांस्टेबल ने कहा। परी चेहरा ने बड़ी मुश्किल से अपनी कैफियत पर काबू पाया। उसके हाथ में एक टोकरी थी और दूसरे हाथ से गाल पीटता और बुड़बुड़ाता हुआ लोगों को इधर उधर हटाता हुआ वापस चलने लगा। लोग उसे छेड़ रहे थे। कोई और मौका होता तो परी चेहरा उनकी माँ बहन एक कर देता, मगर इस वक्त वो खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त कर गया। सड़क पर आकर वो तेज तेज कदम उठाते हुए चलने की कोशिश करने लगा। उसके दिल में अजीब सा खौफ सा समा गया था और उसकी टांगें कांप रही थी। वो बड़ी मुश्किल से चल रहा था। उसे घर पहुंचने में 15 मिनट लगे। अंदर दाखिल होते ही उसने टोकरी डाइनिंग टेबल पर रख दी और रोनाक की तलाश में पहले किचन में झांका। उसे वहां ना पाकर कमरे की तरफ लपका। इत्तफाक से इस वक्त हाल कमरे में कोई नहीं था, वरना उसकी बदहवासी और चेहरे का खौफ देखकर जरूर चौंकता। रोनाक के कमरे का दरवाजा बंद था। परी चेहरा ने हैंडल घुमाया मगर दरवाजा अंदर से लॉक था। उसने जोर जोर से दरवाजे पर हाथ मारा तो अंदर से रोना की आवाज सुनाई दी। कौन है? मैं हूँ रोना अपा, जल्दी से दरवाजा खोल, परी चेहरा ने कहा। चंद सेकंड बाद दरवाजे के हटने और हैंडल घूमने की आवाज सुनाई दी। दरवाजा चंद इंच से ज्यादा नहीं खुला। रोना दरवाजे के पीछे खड़ी थी। क्या बात है? उसने झांकते हुए पूछा। रुक जाओ जरा, मैं इस वक्त कपड़े बदल रही हूँ। अरे मुझसे क्या पर्दा रोना अपा, मुझे अंदर आने दो, गजब हो गया। उन तीनों की लाशें मिली हैं, परी चेहरा ने कहा और हाथ से दरवाजे पर दबाव डालने लगा। रोना ने पीछे हटते हुए दरवाजा खोल दिया और परी चेहरे के अंदर दाखिल होते ही उसने वो दरवाजा बंद करके नाप चढ़ा दी। क्या हुआ? किन की लाशें मिली हैं? उसने उलझी हुई नजरों से परी चेहरा की तरफ देखा। अरे वही तीनों जिन्हें ये लोग बारिश वाले दिन रस्सियों से बांध कर लाए थे, परी ने बताया। रोना का चेहरा धुआं हो गया। उसका दिल उस शिद्दत से धड़का जैसे हड्डियों का पिंजर तोड़कर बाहर निकल आएगा। वो अपने सीने पर हाथ रखकर दिल की धड़कन पर काबू पाने की कोशिश करने लगी। तुम्हें कैसे पता चला? कहां से मिली हैं वो लाशें? रोना ने अपनी अंदरूनी कैफियत पर काबू पाने की कोशिश करते हुए पूछा। उधर आगे गंदे नाले के पुल में फंसी हुई थी। पुलिस ने वो लाशें नाले से निकाल ली हैं, परी चेहरा ने बताया। वही थे या कोई और? रोना ने पूछा। वही तीनों थे, मैंने करीब से उनकी लाशें देखी हैं, परी चेहरा ने जवाब दिया और थोड़ी देर की खामोशी के बाद बोला, ये हाजी और उसके साथी बहुत खतरनाक लोग हैं, इन्हें यहाँ से निकाल दो। ये तुमने बड़ी खौफनाक खबर सुनाई है, रोना कमीज पहनते हुए बोली। तुमने किसी को बताया तो नहीं कि वो लोग कौन थे? नहीं रोना आपा, मैं इतनी बेवकूफ तो नहीं हूँ, परी चेहरा ने कहा। अगर मैं बता देती तो पुलिस वाले मुझे ही पकड़ ले जाते। तुमने पहली बार जिंदगी में अकल से काम लिया है। यहाँ भी अभी जबान बंद ही रखना। फारूक इस वक्त दफ्तर गए हुए हैं, मैं फोन करके उन्हें बुलाती हूँ। रोनाव ने अपने कपड़े दुरुस्त किए, बालों में कंघा किया और दरवाजा खोलकर बाहर आ गई।
परिचेरा भी उसके पीछे ही कमरे से निकला था। रबनवाज और इरफान इस वक्त हाल कमरे में बैठे सिगरेट फूंक रहे थे। वो जिस वक्त से यहाँ आए थे उनमें से कोई भी घर से बाहर नहीं निकला था। घर से बाहर निकलना तो कुजा, वो तो कहीं बरामदे में भी नहीं आए थे। रोना टेलीफोन की तरफ बढ़ते बढ़ते रुक गई और डाइनिंग टेबल पर रखी हुई टोकरी से चीजें निकाल निकाल कर देखने लगी। गोश्त और सब्जी वगैरह थे। परिचेरा भी करीब खड़ा कनखियों से इरफान और रबनवाज की तरफ देख रहा था। ओए परिचेरा, इरफान ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, यार चाय तो पिला दो, बड़ी प्यास लग रही है। प्यास लग रही है तो ठंडा पानी पियो ना, चाय से तो प्यास नहीं बुझती, परिचेरा ने कहा। प्यास तो पानी से भी नहीं बुझती, इरफान ने हंसते हुए मानी खेज नजरों से रोना की तरफ देखते हुए कहा। जब से यहाँ आए हैं प्यास बढ़ती ही जा रही है।